हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ पॉलिटिकल साइंस का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है मेन आइडियाज ऑफ प्लूरलिस्टिक थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी। शुरू करने से पहले बता दूं कि चैप्टर का नाम है प्लूरलिस्टिक थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं कि मेन आइडियाज क्या थे जिनके ऊपर प्लूरलिस्टिक थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी या प्लूरलिज्म बेस्ड थी। चलिए शुरू करते हैं। द pluralists have challenged the sovereignty of the state from three different angles। जो प्लूरलिज्म को फॉलो करते थे उन्होंने तीन डिफरेंट एंगल से ये जो एब्सोल्यूट थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी है उसको चैलेंज किया। ठीक है, कैसे? द स्टेट इज वन एसोसिएशन अमंग द वेरियस एसोसिएशंस। उनका ये मानना था स्टेट भी एक एसोसिएशन है जैसे बाकी एसोसिएशंस। दूसरा, सॉवरेनिटी इज एक्सटर्नली लिमिटेड। हम सॉवरेनिटी एक्सटर्नली अपनी मनमर्जी नहीं कर सकते, हमें इंटरनेशनल लॉ भी फॉलो करना है। एंड सॉवरेनिटी इज ऑल्सो इंटरनली लिमिटेड। तो सॉवरेनिटी जो है विद इन द स्टेट भी लिमिटेड रहती है। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इसको असर डालते हैं, इन तीनों पॉइंट्स को मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो पहला पॉइंट क्या था? स्टेट इज वन एसोसिएशन अमंग वेरियस एसोसिएशंस। तो आपको पता ही है प्लूरलिस्ट जो है वो ये मानते थे स्टेट भी एक एसोसिएशन जैसे विद इन द स्टेट बाकी एसोसिएशन है। द प्लूरलिस्ट्स डू नॉट अकॉर्ड अ सुप्रीम पोजीशन टू द स्टेट बट एक्सेप्ट इट जस्ट एज वन एसोसिएशन अमंग द वेरियस एसोसिएशंस। जैसा कि मैंने पहले कहा, प्लूरलिस्ट्स ये मानते थे कि भाई जो स्टेट है उसकी कोई सुप्रीम पोजीशन नहीं है, बट स्टेट भी एक एसोसिएशन है जैसे बाकी एसोसिएशंस होती हैं। टू प्रूव दिस कंटेंशन दे गिव द फॉलोइंग आर्गुमेंट्स। उन्होंने फॉलोइंग आर्गुमेंट्स दिए अपनी बात को सपोर्ट करने के लिए। तो सबसे पहला आर्गुमेंट आ जाता है, द इंडिविजुअल हैज वेरियस टाइप्स ऑफ नीड्स लाइक सोशल नीड्स, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, रिलीजियस एंड कल्चरल नीड्स। इंसान की कई टाइप की नीड्स हैं जिनमें सोशल नीड्स भी आ जाती हैं, इकोनॉमिक नीड्स आ जाती हैं, पॉलिटिकल नीड्स आ जाती हैं, रिलीजियस एंड कल्चरल नीड्स आ जाती हैं। इन ऑर्डर टू फुलफिल दीज नीड्स द इंडिविजुअल makes certain associations and he becomes the member of a number of such associations। इन सारी नीड्स को पूरा करने के लिए जो इंसान है वो वेरियस एसोसिएशंस बनाता है और अपनी नीड्स को पूरा करता है। These associations can meet the various needs of individuals या इंडिविजुअल ओनली इफ दीज आर गिवन फुल फ्रीडम टू फंक्शन। अब इन ये जो एसोसिएशंस हैं ये तभी इंसान की नीड्स को पूरा कर पाएंगी जब इनको फ्रीडम मिलेगी। तो सोशल नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं या एसोसिएशंस हैं, इकोनॉमिक एसोसिएशंस हैं इकोनॉमिक मोटिव्स को पूरा करने के लिए, वैसे ही पॉलिटिकल मोटिव को पूरा करने के लिए पॉलिटिकल एसोसिएशंस हैं, रिलीजियस एसोसिएशंस हैं एंड कल्चरल एसोसिएशंस हैं। तो इतनी एसोसिएशंस के बीच में ही स्टेट एक एसोसिएशन है, ऐसा जो प्लूरलिस्ट्स थे उनका मानना था। सेकेंड पॉइंट आ जाता है, द स्टेट फुलफिल्स ओनली द पॉलिटिकल नीड्स ऑफ द इंडिविजुअल। जो स्टेट है वो सिर्फ पॉलिटिकल नीड्स को पूरा करता है, बाकी नीड्स को पूरा नहीं कर पाता। दस द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टेट इज लाइक मैनी अदर एसोसिएशंस। तो जैसे बाकी एसोसिएशंस की इंपॉर्टेंस है वैसे स्टेट की भी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, इट इज नॉट अ सुपीरियर इंस्टीट्यूशन। तो वो कहते थे कि ये जो स्टेट है ये कोई सुपीरियर इंस्टीट्यूशन नहीं है। थर्ड पॉइंट आ जाता है, द इंडिविजुअल इज लॉयल नॉट मेयरली टू द स्टेट but he also pays his allegiance to the various economic, social and religious associations। मतलब इंडिविजुअल सिर्फ स्टेट के लिए लॉयल नहीं होगा, स्टेट भी तो एक एसोसिएशन है, अपने धर्म के लिए भी तो लॉयल होगा ना। तो ये जो इंडिविजुअल है ये अपनी इकोनॉमिक एसोसिएशन जो उसने बिजनेस वगैरह बना रखे हैं उनके लिए भी तो लॉयल होगा, उसके लिए भी तो इम्पोर्टेंस होगी उन एसोसिएशंस की। रिलीजियस की और सोशल जो एसोसिएशंस है उनके लिए भी तो काफ़ी ज़्यादा उसके दिल में जगह होगी ना। तो सिर्फ स्टेट ही तो नहीं है, और भी तो एसोसिएशंस है, ऐसा इनका मानना था। Many times it has been observed that certain individuals are more loyal to some religious और इकोनॉमिक एसोसिएशंस देन टू द स्टेट। ऐसा कई बार देखा गया है कि जो कई इंडिविजुअल्स हैं वो रिलीजियस एसोसिएशंस के लिए या फिर जो इकोनॉमिक एसोसिएशंस हैं उनके लिए ज़्यादा लॉयल होते हैं और स्टेट के लिए, स्टेट वाली एसोसिएशंस के लिए कम लॉयल होते हैं। मैनी टाइम्स वी सी दैट पीपल प्रेफर टू गिव donations to some economic और रिलीजियस एसोसिएशंस देन दे पे टैक्स टू द स्टेट। ऐसा भी बहुत देखा गया कि सरकार को टैक्स नहीं देंगे, टैक्स बचाने के लिए इकोनॉमिक एसोसिएशंस को चंदा चढ़ा देंगे, डोनेशन दे देंगे, या फिर रिलीजियस एसोसिएशन को डोनेशन दे देंगे, मगर सरकार की मदद नहीं करेंगे ज़रूरत के टाइम पे। नेक्स्ट आ जाता है, द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द स्टेट शुड बी लिमिटेड टू द पॉलिटिकल फंक्शंस ओनली। ऐसा प्लूरलिस्ट्स का मानना था
कि जो ज्यूरिसडिक्शन है स्टेट की वो सिर्फ पॉलिटिकल फंक्शंस तक ही लिमिटेड रहनी चाहिए, उसी हद तक रहनी चाहिए. दिस विल अनेबल द वेरियस अदर एसोसिएशंस टू एक्ट फ्रीली इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड्स. तो जो बाकी एसोसिएशंस हैं वो अपनी फील्ड में अच्छा काम कर सकती हैं, जबकि जो स्टेट है वो सिर्फ पॉलिटिकल फंक्शंस तक ही लिमिटेड रहे. ठीक है. This will also mean less interference of the state in their jurisdiction. इसका मतलब ये भी है कि जो स्टेट वाली एसोसिएशंस है वो बाकी जो एसोसिएशंस है इकोनॉमिक, रिलीजियस या सोशल, उनमें इंटरवीन नहीं करेगी, और इंटरफेरेंस नहीं होगी तो वो अपना काम करेंगी और स्टेट अपना काम करेगी. इट विल यील्ड मोर एफिशिएंसी फॉर सच इंस्टीट्यूशंस या एसोसिएशंस. तो अगर इंटरफेरेंस नहीं करेगी स्टेट तो बाकी इंस्टीट्यूशंस या एसोसिएशंस मोर एफिशिएंटली काम कर सकती हैं. नेक्स्ट पॉइंट, द प्लूरलिस्ट्स डू नॉट वांट टू एंड द स्टेट एज द एनार्किस्ट्स एंड मार्क्सिस्ट्स वांट. तो ये जो प्लूरलिस्ट थे वो ये नहीं चाहते थे कि स्टेट खत्म हो जाए जैसा कि एनार्किस्ट और मार्क्सिस्ट चाहते थे. दे वांट टू मेंटेन द एग्जिस्टेंस ऑफ द स्टेट एंड एक्सेप्ट इट्स इम्पोर्टेंस. वो ये कहते थे स्टेट भी एक इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है और स्टेट को मेंटेन रहना चाहिए, उसकी एग्जिस्टेंस लगातार बरकरार रहनी चाहिए. दे कंसीडर द स्टेट एज अ यूजफुल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन विच सर्व्स द सोसाइटी. उनका ये मानना था कि जो स्टेट है ये एक यूजफुल, काफ़ी इम्पॉर्टेंट और काफ़ी हेल्पफुल और यूजफुल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है जो कि लोगों की जो पॉलिटिकल नीड्स है उनको सर्व करता है. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट इन्होंने बोला था, द प्लूरलिस्ट्स रिगार्ड द वेरियस एसोसिएशंस एंड नॉट द इंडिविजुअल एज द बेसिस ऑफ द स्टेट एंड द सॉवरेनिटी. उनका ये मानना था कि जो सॉवरेनिटी का बेस है वो वेरियस एसोसिएशंस हैं. स्टेट भी एक एसोसिएशन है और बाकी एसोसिएशंस भी हैं, बल्कि सॉवरेनिटी का जो बेस है वो इंडिविजुअल नहीं है. दे ओपाइन दैट व्हेन द सोसाइटी इज फेडरल इन स्ट्रक्चर, द सुप्रीम पावर ऑफ द स्टेट शुड ऑल्सो बी फेडरल इन फॉर्म. उनका ये मानना था कि अगर जो सोसाइटी है वो फेडरल है, उसका जो स्ट्रक्चर है, जो ढांचा है वो फेडरल है. फेडरल स्ट्रक्चर क्या होता है मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ. ठीक है. जो सुप्रीम पावर है वो भी फेडरल होनी चाहिए. सुप्रीम पावर भी किसी एक एसोसिएशन के हाथ में नहीं होनी चाहिए, वो भी बंटी हुई होनी चाहिए. समझ की बात. नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, द प्लूरलिस्ट्स आर डेडली अपोज्ड टू द आइडिया ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ पावर्स. वो ये डेडली अपोज करते थे कि भाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर नहीं होनी चाहिए, एक ग्रुप ऑफ पीपल या फिर एक बंदे के हाथ में सारी की सारी पावर नहीं होनी चाहिए. दे ऑन द अदर हैंड एडवोकेट द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स. वो कहते थे पावर शुड बी डिवाइडेड अमंग वेरियस एसोसिएशंस. एक के हाथ में पावर आ गई वो तो उसका गलत भी इस्तेमाल कर सकता है. सच एन ऑब्जेक्टिव can be achieved only if the sovereignty is vested in various associations. ये तभी हो पाएगा जब sovereignty एक हाथ में नहीं होगी, various हाथों में या various associations के बीच में sovereignty होगी. History also substantiates this contention. History भी इसको support करती है. We find that the state or its absolute rulers had been bowing before various associations, customs and conventions, morality etc. तो ये दिखाती है कि जितने भी स्टेट हुई हैं या स्टेट के जो एब्सोल्यूट रूलर्स हुए हैं वो कहीं ना कहीं झुके हैं किसके आगे, काफ़ी एसोसिएशंस, कई एसोसिएशंस या फिर कस्टम्स या कन्वेंशंस या मॉरलिटी या रिलीजन के आगे उनको झुकना ही पड़ा है. द हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया ऑल्सो अफोर्ड्स numerous examples when the people were able to make all powerful British government to bow before the concerned demands of the people. तो हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल जो इंडिया में हुआ वो भी ये दिखाता है कि जो उस टाइम पे ब्रिटिश गवर्नमेंट काफ़ी पावरफुल थी, उसको भी लोगों की डिमांड्स के आगे झुकना ही पड़ता था. जो वेरियस एसोसिएशंस हैं उनके आगे जो उनकी डिमांड्स हैं उनके आगे झुकना ही पड़ता था. ठीक है. उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट, द प्लूरलिस्ट्स आर क्रिटिक्स ऑफ द ऑस्टिन्स व्यू अबाउट लॉ. जो ऑस्टिन का व्यू था लॉ के अबाउट, या ऑस्टिन की जो थ्योरी थी सॉवरेनिटी की, उसके अगेंस्ट थे. ऑस्टिन की थ्योरी ये कहती थी सब कुछ जो है सरकार ही करती है, सब कुछ स्टेट करता है, स्टेट इज ऑल पावरफुल. अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन द स्टेट इज द ओनली सोर्स ऑफ लॉ, whereas the pluralist thinkers do not accept दिस व्यू पॉइंट. वो कहते थे लॉ सिर्फ सरकार बना सकती है और सरकार ही लागू कर सकती है, बट ये जो प्लूरलिस्ट हैं वो उसके जो व्यूज हैं उनसे जो है मतलब उनसे सहमत नहीं थे. ठीक है. अकॉर्डिंग टू देम द लॉज वर देयर बिफोर द स्टेट एंड वर अबव द स्टेट. वो उनका ये मानना था
जो कानून है, जो लॉज हैं, वो स्टेट के आने से पहले मौजूद थे और वो स्टेट से भी ऊपर माने जाते हैं क्योंकि स्टेट को भी लॉ ही फॉलो करना पड़ता है. According to them, morality, religion, customs and conventions etc. are also the source of law. सिर्फ सरकार ही सोर्स ऑफ लॉ नहीं है, मॉरलिटी भी एक सोर्स ऑफ लॉ है, रिलीजन भी सोर्स ऑफ लॉ है, कस्टम्स एंड कन्वेंशंस जो है वो भी इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ लॉ हैं. The state only regulates these rules and the laws which are not in consonance to the interests of the people, they can disobey such laws also. अगर सरकार क्या है, सरकार इन रूल्स रेगुलेशंस को रेगुलेट करती है और अगर ये रूल्स रेगुलेशंस या लॉ लोगों के अकॉर्डिंग या लोगों के इंटरेस्ट के फेवर में नहीं हुआ, लोगों के इंटरेस्ट के अगेंस्ट होता है या फिर रिलीजन कस्टम्स कन्वेंशंस के अगेंस्ट होता है, ये जो रूल जो गवर्नमेंट बना रही है, लॉ या गवर्नमेंट बना रही है वो लॉ, तो इस सिचुएशन में लोग उसको फॉलो नहीं करेंगे, समझ गए बात, डिसऑबे करेंगे. नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, द प्लूरलिस्ट्स ऑल्सो बिलीव दैट पीपल डू नॉट ओबे लॉज बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ सॉवरेनिटी और दीज are the orders of the sovereign, rather the people obey the laws because of their utility. जो पुरानी थ्योरी थी, एब्सोल्यूट थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी थी, वो ये कहती थी कि लोग कानून को इसलिए मानते हैं क्योंकि उनके अंदर डर है, सॉवरेनिटी की वजह से मानते हैं. बट ये वाले जो प्लूरलिस्ट थिंकर्स हैं वो ये मानते थे कि जो लोग हैं वो कानून को इसलिए मानते हैं क्योंकि कानून की या रूल्स की जो है यूटिलिटी होती है समाज में. मोस्ट ऑफ द लॉज आर इन अकॉर्डेंस टू द कस्टम्स, ट्रेडिशंस, values, moral values and religious principles established in the society and are obeyed because these are the part and parcel of social life. उनका ये मानना था ज़्यादातर ये जो कानून बने हुए हैं वो हमारे कस्टम, ट्रेडिशन, रिलीजियस प्रिंसिपल्स या मॉरल वैल्यूज़ के ऊपर बेस्ड हैं, इसीलिए आम इंसान इनको मानता है, ना कि इसलिए मानता है कि उसको डर पड़ा हुआ है. ठीक है. नेक्स्ट आ जाता है फेमस सोशल साइंटिस्ट्स. जिरके जो प्रोनाउंसिएशन है वो अलग अलग हो सकती है, एंड मिटलैंड, देयर उन दोनों ने क्या कहा, हैव आल्सो रिजेक्टेड द मोनिस्टिक थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी ऑन द बेसिस ऑफ साइकोलॉजिकल आर्गुमेंट्स. ये जो सोशल साइंटिस्ट से मिटलैंड एंड जिरके, इनकी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है क्योंकि अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग प्रोनाउंसिएशन चलती है. तो ये मानते थे कि ये जो मोनिस्टिक थ्योरी है ये अच्छी नहीं है. उन्होंने साइकोलॉजिकल आर्गुमेंट्स पे इसको जो है दरकिनार कर दिया था, मतलब उसके खिलाफ हो गए थे. अकॉर्डिंग टू देम, एवरी एसोसिएशन हैज इट्स सेपरेट कॉन्शियसनेस, सेपरेट विल एंड सेपरेट individuality. Therefore, every association should be free in its फील्ड ऑफ एक्शन. उनका ये मानना था जैसे स्टेट एक एसोसिएशन है, बाकी एसोसिएशंस भी एक सेपरेट कॉन्शियसनेस है उनकी, और उनके उन एसोसिएशंस के बीच में इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए, उनको पूरी फ्रीडम देनी चाहिए ताकि वो अपना काम अच्छे से कर सके. ठीक है. एंड दिस कैन बी पॉसिबल ओनली इफ every association has its separate sovereignty and is free from the sovereign control of the state. और ये अच्छे से काम तभी कर पाएंगी जब सरकार की या स्टेट की दखल अंदाजी इनमें कम होगी और इन एसोसिएशंस में भी कुछ ना कुछ सॉवरेनिटी होगी. नेक्स्ट आ जाता है सॉवरेनिटी इज एक्सटर्नली लिमिटेड. तो ये जो प्लूरलिस्ट थ्योरी को मानने वाले थे या जो प्लूरलिज्म को फेवर करते थे वो ये कहते थे कि सॉवरेनिटी जो एक्सटर्नल सॉवरेनिटी है वो भी लिमिटेड है. हम फॉरेन कंट्रीज में जाके जो मर्जी नहीं कर सकते. कुछ इंटरनेशनल लॉ है, इंटरनेशनल रूल्स हैं, उनको फॉलो करना ही पड़ता है हर एक स्टेट को. ठीक है. The pluralists advocate that the sovereignty is also externally limited because the theory of absolute sovereignty is dangerous for international peace. उनका ये मानना था कि जो थ्योरी ऑफ जो एब्सोल्यूट थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी है वो इंटरनेशनल पीस के लिए काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है. इंटरनेशनल लेवल पे हम अपनी मन मर्जी नहीं चला सकते. क्यों? इंटरनेशनल लॉ प्रिस्क्राइब्स द लिमिट्स ऑन द एक्सटर्नल सॉवरेनिटी ऑफ द स्टेट विच एज अ जनरल रूल एक्सेप्ट्स दीज लिमिटेशंस. तो जो इंटरनेशनल लॉ है उसमें पूरा कानून जो इंटरनेशनल लेवल पे होता है उसमें बताया गया होता है कि इंटरनेशनल लेवल पे स्टेट्स क्या क्या कर सकती हैं और क्या क्या नहीं कर सकती. तो उनकी जो मनमर्जी है उसको कंट्रोल कर सकता है ना इंटरनेशनल लॉ. तो इसलिए हम कहते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे भी जो सॉवरेनिटी है, एक्सटर्नल सॉवरेनिटी, वो लिमिटेड होती है. नो स्टेट कैन लिव इन आइसोलेशन इन द मॉडर्न
वर्ल्ड ऑफ इंटरनेशनल कॉपरेशन। कोई भी स्टेट अकेले तो रहना पसंद नहीं करेगी। दिस मेक्स इनएविटेबल द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस अमंग वेरियस स्टेट्स। तो अगर अकेले रहना पसंद नहीं करेगी तो आपस में डिप्लोमेटिक रिलेशंस, ट्रेड रिलेशंस या इकोनॉमिक रिलेशन तो बनाएगी। इट इज इंटरनेशनल लॉ विच रेगुलेट्स दीज रिलेशंस अमंग वेरियस स्टेट्स। तो ये जो रिलेशंस वो बना रही है स्टेट्स आपस में, ये कौन रेगुलेट करता है? इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से ये जो है रिलेशनशिप्स चलते हैं। The pluralists opine that the scholars who advocate the absence of sanctions behind international law were wrong because international law has a sanction known as international opinion. प्लूरलिस्ट ये बिलीव करते थे कि वो स्कॉलर्स जो कहते हैं कि इंटरनेशनल लॉ वीक है और उनके पीछे कोई सैंक्शंस नहीं है, वो कहते थे ऐसा नहीं है। इंटरनेशनल लॉ के जो है इंटरनेशनल लॉ इज बेस्ड ऑन इंटरनेशनल सैंक्शंस, जो कि इंटरनेशनल ओपिनियन है। तो इंटरनेशनल ओपिनियन के जो है इंटरनेशनल ओपिनियन को दिमाग में रखते ही इंटरनेशनल लॉज जो हैं बनाए जाते हैं। Thus, the international law, under the influence of international public opinion, is able to limit the external sovereignty of the state. तो ये जो इंटरनेशनल लॉ बना है, इंटरनेशनल पब्लिक ओपिनियन के बेस पे ये लिमिट करता है किसी भी स्टेट की सॉवरेनिटी को, एक्सटर्नल सॉवरेनिटी को। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर लास्की, in the international field, the concept of independent and sovereign state is dangerous to human pleasure and prosperity. तो प्रोफेसर लास्की का ये मानना था कि इंटरनेशनल फील्ड में आजकल जो है इंडिपेंडेंस या फिर जो इंडिपेंडेंट रहना, जैसे नॉर्थ कोरिया इंडिपेंडेंट रहता है अपना, ठीक है, या फिर जो सॉवरन स्टेट है, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी डेंजरस है, जो कि ह्यूमन प्लेजर या फिर ह्यूमन प्रॉस्पेरिटी के लिए काफ़ी नुकसानमंद रहेगा। व्हाट टाइप ऑफ relations a state should have with other states is an issue which the state cannot be allowed to decide. एक स्टेट का दूसरे स्टेट से क्या रिलेशन रहेगा, ये एक स्टेट के ऊपर छोड़ दिया तो पता नहीं वो अपनी मनमर्जी करे, इसीलिए तो इंटरनेशनल लॉ है। तो जो भी ये इंटरनेशनल लॉ है वो लिमिट करता है एक्सटर्नल सॉवरेनिटी को किसी भी स्टेट की। फिर तीसरा व्यू पॉइंट इनका ये था कि सॉवरेनिटी इज इंटरनली लिमिटेड। जो सॉवरेनिटी है वो इंटरनली भी लिमिटेड रहती है। कैसे? अकॉर्डिंग टू प्लूरलिस्ट्स, the state sovereignty is also internally limited. internal within the country भी जो state की sovereignty है वो limited होती है। The state does not create laws, it only protects them. उनका ये मानना था state law बनाती नहीं है, बस उसे protect करती है। Laws are free from the power of the state. जो laws हैं वो फ्री होते हैं, कोई पावर्स ऑफ द स्टेट उसके अंदर जोर जबरदस्ती नहीं होती। पीपल ओबे लॉज नॉट बिकॉज ऑफ फियर ऑफ पनिशमेंट बट बिकॉज ऑफ देयर यूटिलिटी। ऐसा माना गया है, उनका मानना था, प्लूरलिस्ट्स का मानना था कि लोग जो है कानून को फॉलो इसलिए नहीं करते कि उनको डर होता है कि उनको पनिशमेंट मिलेगी, बल्कि जो कानून है उसकी यूटिलिटी होती है, इसलिए फॉलो करते हैं। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर कॉकर, लॉ इज इंडिपेंडेंट, सुपीरियर एंड प्रायर टू स्टेट। उनका ये मानना था कि जो लॉ है वो इंडिपेंडेंट है, सुपीरियर है और स्टेट से भी पहले के लॉज चल रहे हैं, स्टेट की एग्जिस्टेंस से भी पहले के कानून चल रहे हैं। अकॉर्डिंग टू प्लूरलिस्ट्स, द लॉज आर नॉट मेड बाय द स्टेट, रेदर द स्टेट इज द रिजल्ट ऑफ लॉ। तो कुछ तो इस हद तक चले गए थे कि भाई जो लॉज है वो सरकार नहीं बनाती, बल्कि सरकार मतलब स्टेट नहीं बनाती, बल्कि स्टेट एग्जिस्ट करती है क्योंकि लॉज हैं। Therefore, the state is not above the law, rather the state is subordinate to law. तो जो स्टेट है वो जो है लॉ के ऊपर नहीं है, बल्कि जो स्टेट है वो सबऑर्डिनेट है, लॉ के नीचे आती है। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक मैं कराऊंगा क्रिटिसिज्म ऑफ प्लूरलिस्टिक थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।